गोवर्धनपुर नाम के गांव में सुमित्रा नाम की एक गाय रहती है। सुमित्रा के पति का नाम महेश है। महेश एक बैल है और वो गांव में बैलगाड़ी चलाने का काम करता है। सुमित्रा और महेश की शादी के 5 साल बाद भी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। इसको लेकर दोनों बहुत चिंतित थे। सुनिए जी, मुझे माँ बनना है, आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए। हाँ सुमित्रा, चलो हम आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं। गांव के बाहर एक डॉक्टर का क्लिनिक था। वहां एक बैल डॉक्टर मरीजों को देखते थे। सुमित्रा और महेश उनके पास गए। देखिए, मामला पेचीदा है, लेकिन मैं दवाई देता हूँ, बच्चा हो जाएगा। दवाई लेकर वे दोनों खुशी खुशी लौट ही रहे थे कि इतने में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा बकरा एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है। सुमित्रा को इन सब में बहुत विश्वास है। वो अपना भविष्य जानने के लिए उस बकरे के पास जाती है। क्या आप मेरा भविष्य देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ? क्या देखा आपने? तुम्हारी 2 बेटी होने वाली है, लेकिन क्या? लेकिन उसमें से जिंदा सिर्फ एक ही रहेगी। ये सुनकर सुमित्रा चिंता में पड़ गई और घर लौटकर रोने लगी। महेश ने उससे कहा, सुमित्रा, ये सब बेकार की बातें हैं, पहले बच्चे होने तो दो। डॉक्टर की दवाई खाने के बाद सुमित्रा गर्भवती हो गई और कुछ ही महीनों बाद उसकी 2 जुड़वा बेटी हुई। सुमित्रा बहुत खुश हो गई। महेश भी खुश हुआ। उसने एक बेटी का नाम मोती और एक बेटी का नाम मालती रखा। मोती और मालती बहुत ही सुंदर हैं। उन दोनों को देखकर गांव के बाकी गाय और बैल तारीफ करने लगे। वाह सुमित्रा, क्या खूबसूरत बेटियां हुई हैं तुम्हारी। हाँ हाँ, जैसे कि कोई राजकुमारी हो। इन्हें तो बड़ा अच्छा ससुराल मिलेगा। ये सुनकर सुमित्रा और महेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन बेटी होने के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसीलिए महेश अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने लगा। दोनों बेटियों की शादी करवानी है, दहेज देना होगा। अब से मैं रात को भी बैलगाड़ी चलाऊंगा। महेश रात को भी बैलगाड़ी में लोगों को एक गांव से दूसरे गांव ले जाने लगा। उसके लिए उसे ज्यादा पैसे भी मिलने लगे। उस तरफ मोती और मालती बड़ी होने लगी। एक दिन वो दोनों पुतलों की शादी करवा रहे थे। इतने में सुमित्रा ने आकर कहा, ऐसे ही एक दिन तुम दोनों की भी शादी हो जाएगी। ये सुनकर मोती ने कहा, नहीं नहीं, हम दोनों आपको और पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, हम दोनों यहीं पर रहेंगे। ये सुनकर सुमित्रा हंसने लगी। सुमित्रा दोनों बेटियों को लेकर इतना खुश हो गई थी कि वो उस बकरे की भविष्यवाणी के बारे में भूल गई थी। एक दिन रात को महेश जब बैलगाड़ी लेकर दूसरे गांव में गया हुआ था, तब उसने फिर से उस बकरे को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। अरे, ये तो वही बकरा है, एक बार बात करके देखता हूँ। महेश ने उस बकरे के पास जाकर कहा, प्रणाम, आप मुझे पहचान पा रहे हैं क्या? हाँ, मैं किसी को भूलता नहीं हूँ। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी 2 बेटियां भी हुई है, ठीक जैसा मैंने कहा था। तो क्या वो खतरा अभी भी हमारे सर पर है? हाँ, होने को कोई टाल नहीं सकता, कोई नहीं। महेश दुखी होकर चला आया। उसने ये बात सुमित्रा को नहीं बताई। महेश को पता था कि उसकी दोनों बेटियों में से एक बेटी को वो खो देगा, लेकिन वो कौन सी बेटी होगी और वो कब और कैसे मरेगी, इसके बारे में उसे नहीं पता था। इस खतरे को टालने के लिए महेश बहुत सारे ज्योतिष बैलों के पास गया। सभी ने कहा, मैं यज्ञ कर देता हूँ, ये खतरा टल जाएगा। बहुत सारे यज्ञ हुए। महेश को लगा कि अभी खतरा शायद टल गया होगा। उसकी दोनों बेटियां बड़ी होने लगी और ऐसे ही दोनों जवान भी हो गए। दोनों की शादी की उम्र हो गई। आसपास के गाय और बैल इसको लेकर बातें करने लगे, लेकिन महेश ने कहा, अरे पहले मेरी दोनों बेटियां पढ़ लिख तो ले, उसके बाद उन दोनों की शादी होगी। हाँ, आजकल के जमाने में गाय का पढ़ना भी जरूरी है। मोती और मालती अभी कॉलेज जाती हैं। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। कॉलेज में हर एक सब्जेक्ट में टॉप करती है और कॉलेज में उन दोनों को 2 जवान बैलों से प्यार भी हो जाता है। मालती, मुझे राघव से प्यार हो गया है और मुझे रतन से प्यार हो गया है मोती। राघव और रतन भी जुड़वा भाई हैं। वो दोनों भी मोती और मालती से प्यार करते हैं। ऐसे ही उन चारों के बीच एक संबंध बन जाता है। कॉलेज खत्म होते ही राघव और रतन की नौकरी लग जाती है और दोनों महेश के पास मोती और मालती का हाथ मांगने आ जाते हैं। हम दोनों मोती और मालती से बेहद प्यार करते हैं, हमें उनसे शादी करनी है। मोती और मालती शर्म के मारे घर के अंदर घुस जाते हैं। ये देखकर महेश हंसने लगता है।
कितनी शर्मीली है मेरी बेटी। सुनो, मुझे इस शादी से कोई समस्या नहीं है। सुमित्रा भी ये सुनकर खुश हो गई। सुमित्रा ने मोती और मालती से कहा, क्या रे, बचपन में तो कहती थी कि हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो फिर अब क्या हुआ? माँ तुम भी ना। आज सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है। अगले हफ्ते शादी तय हो जाती है। महेश पूरे गांव को शादी में बुलाता है। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। सुबह सुबह मोती और मालती को हल्दी और पानी से नहलाया जाता है। मालती, आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत खास है। हाँ बहन, हम दोनों शादी के बाद एक ही घर में जाएंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। शाम को राघव और रतन भी सज धज कर आ जाते हैं। लेकिन तभी गांव के एक बूढ़े बैल की तबीयत खराब हो जाती है और महेश को उन्हें लेकर अस्पताल जाना पड़ता है। मैं अस्पताल से अभी आता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। महेश उस बूढ़े बैल को लेकर अस्पताल की ओर जाता है, लेकिन तभी एक गड्ढे में उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया फंस जाता है। अरे सत्यानाश, अब क्या होगा? महेश पहिया निकालने की कोशिश करने लगता है और ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। घर में सभी चिंता में पड़ जाते हैं। पंडित बैल कहते हैं, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, कब होगी शादी? जब तक पिताजी नहीं लौटेंगे तब तक शादी नहीं होगी। ऐसे ही कुछ देर और बीत जाता है और मालती कहती है, हम दोनों पिताजी को ढूंढने जा रहे हैं। सभी के मना करने के बावजूद वो दोनों महेश को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर महेश का पहिया गड्ढे से उठ जाता है और वो बूढ़े बैल को लेकर अस्पताल चला जाता है। लेकिन इधर मोती और मालती महेश को ढूंढने निकली हैं। वो दोनों इधर उधर महेश को ढूंढते हैं और तभी एक दुर्घटना घट जाती है। मालती को सांप काट लेता है। आह बहन, सांप ने काट लिया। बहन तू शादी कर लेना, तू शादी कर लेना। मोती ने मालती को गोद में उठा लिया और तभी मालती के मुंह से झाग निकलने लगा और वहीं पर मालती की मौत हो गई। मालती, मालती बहन, ये क्या हो गया? मोती मालती को गोद में लेकर रोती रही और तभी वहां महेश चला आया। वो अस्पताल से जल्दी जल्दी लौट रहा था। उसने रास्ते में ये देखा और उसे उस बकरे की बात याद आ गई। होने को कोई टाल नहीं सकता, कोई नहीं। महेश रो पड़ा। अब क्या होगा? शादी के दिन ही ऐसा हो गया, अब क्या होगा? महेश अपनी बैलगाड़ी पर मालती की लाश को ले आया और सभी रो पड़े। उन सबको ये उम्मीद नहीं थी। उस बकरे की बात सच निकली, अब मेरा क्या होगा? सभी रोने लगे। बहन की आखिरी इच्छा थी कि आज मेरी शादी हो जाए, मैं उसकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगी। मोती ने शादी कर ली। देर रात को मोती की डोली उठी और मालती की अर्थी उठी। दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलने लगे। मोती जोर जोर से रोने लगी। तभी मालती की आत्मा निकल कर आई और मोती से कहा, रो मत बहन, मैं यहीं हूं तेरे साथ, अच्छे से रहना और सबका ख्याल रखना। ये बोलकर वो गायब हो गई। मोती आसमान की ओर देखकर रोती रही और ऐसे ही एक ही दिन में एक की डोली उठी और एक की अर्थी। बेला नागिन की कोख से 2 जुड़वा बेटी पैदा हुई। बेला नागिन की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसने एक नागिन बेटी का नाम शिवन्या रखा और एक का नाम रखा शेषा। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ बहुत खूबसूरत हैं। ये दोनों हमेशा खुश रहेंगी। बेला नागिन सबकी चहेती है, इसलिए नागराज खुद बेला की दोनों बेटियों को देखने के लिए चले आए। वाह बेला, तुम्हारी दोनों बिटिया बहुत सुंदर है। मैं इन दोनों को तोहफा देना चाहता हूँ। ये बोलकर नागराज ने दोनों के सिर पर 2 नागमणियां रख दी। ये दोनों नागमणि हमेशा इन दोनों बेटियों की रक्षा करेगी। धन्यवाद नागराज, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। लेकिन बेला नागिन को तब क्या पता था कि आगे चलकर ये नागमणियां ही इन दोनों के लिए खतरा बन जाएगी। खैर, अभी के लिए बेला नागिन बहुत खुश है। वो दोनों बेटियों को नहला रही है, खाना खिला रही है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो दोनों 5 साल की हो गई। दोनों इच्छाधारी नागिन बनी और उन दोनों के सर पर उज्जवल नागमणि शोभा बढ़ा रही है। तुम दोनों ये नागमणियां संभाल कर रखना। हाँ माँ। शेषा बहुत शांत और सुशील है, लेकिन शिवन्या बिल्कुल शांत नहीं है। वो हमेशा जंगल के बाहर मनुष्य के पास चली जाती है। शेषा शिवन्या से कहती है, बहन तू हमेशा इंसानों के इलाके में क्यों जाती है? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है।
तू ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, समझी? शिवन्या किसी की बात नहीं सुनती है, वो अपने मन की ही करती है। एक दिन शिवन्या एक लड़की का रूप लेकर शहर गई। वहाँ एक दुकान में एक 5-6 साल का लड़का बैठा हुआ था। शिवन्या को देखकर वो लड़का शिवन्या के पास आया। हाय, मेरा नाम कुणाल है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शिवन्या और कुणाल दोस्त बन गए। कुणाल को इसकी भनक तक नहीं पड़ी कि शिवन्या एक इच्छाधारी नागिन है। दोनों रोज मिलने लगे और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। उस तरफ शेषा अकेली जंगल में घूमती रही, उसका कोई दोस्त नहीं बना, लेकिन वो घर के कामकाज में माहिर बन गई। वाह मेरी बच्ची, तू तो घर के कामकाज में एकदम माहिर हो गई है। लगता है जल्दी से तेरी शादी करवानी पड़ेगी। माँ आप भी ना, अभी मैं सिर्फ 5 साल की हूँ। हाँ हाँ, तुम दोनों बड़ी हो जाओ, उसके बाद बड़ी धूमधाम से तुम लोगों की शादी करवाऊंगी। ऐसे दिन बीतते गए और वो दोनों जवान हो गए। कुणाल भी जवान हो गया। एक दिन कुणाल ने शिवन्या से कहा, शिवन्या, बहुत दिन हो गए, अब तुम मेरे घर चलो, मुझे मेरी माँ से तुम्हें मिलवाना है। शिवन्या राजी हो गई और कुणाल उसे अपने घर ले गया। कुणाल की माँ उर्मिला ने दरवाजा खोला और चौंक गई। अरे, ये किसे उठा लाया है मेरा बेटा? इस लड़की से मुझे ठंडी ठंडी फीलिंग क्यों आ रही है? किसी इंसान का शरीर इतना ठंडा तो नहीं हो सकता। कुणाल की माँ यानी कि उर्मिला तंत्र मंत्र का जप करती है, इसीलिए वो शिवन्या को देखकर ही समझ जाती है कि शिवन्या इंसान तो नहीं है। उर्मिला शिवन्या से कहती है, बेटी तुम आज यहीं पर रुक जाओ, रात को हम सब एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आपका हो। लेकिन उर्मिला के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। उधर रात को घर न लौटने पर बेला नागिन चिंता में पड़ गई। ये शिवन्या अभी तक घर क्यों नहीं लौटी? पता नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए, वो बहुत स्मार्ट है और वो इच्छाधारी नागिन है, उसे क्या होगा, होगी किसी सहेली के घर, आ जाएगी। ये सुनकर बेला नागिन शांत हो गई और सो गई। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार में अच्छे अच्छों की बत्ती गुल हो जाती है। शिवन्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिवन्या एक नागिन होकर इंसानों पर भरोसा कर बैठी। वो भूल गई कि ज्यादातर इंसान मतलबी होते हैं और अपने मतलब के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। रात को शिवन्या आराम से एक कमरे में सो गई। उसे नींद भी जल्दी आ गई और तभी उर्मिला एक यज्ञ करने बैठी। ओम भ्रीं छट, ओम भ्रीं छट, मुझे उस लड़की की असलियत दिखाओ, मुझे उस लड़की की असलियत दिखाओ। और तुरंत उसके सामने एक जादुई आईना आ गया और उसमें शिवन्या की असलियत सामने आ गई। उर्मिला ने देखा कि शिवन्या एक इच्छाधारी नागिन है और उसके माथे पर एक बड़ी सी उज्जवल नागमणि है। नागमणि देखते ही लालच से उसकी जीभ लपलपाने लगी। नागमणि वाह, बहुत बढ़िया, इसकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है, ये नागमणि मुझे चाहिए। उर्मिला ने तुरंत कुणाल को बुलाया और सब कुछ बता दिया। ये सुनकर कुणाल की नीयत भी डगमगा गई। उस शिवन्या ने इतने दिनों से मुझे नहीं बताया कि वो इच्छाधारी नागिन है। उसने मुझे धोखा दिया ना, अब मैं भी उससे नागमणि छीन लूंगा। तभी उर्मिला ने एक जड़ी बूटी जलाकर एक जहरीली गैस उत्पन्न की और उसकी वजह से शिवन्या नींद में ही बेहोश हो गई। बेहोश होते ही वो नागिन बन गई और तभी उर्मिला ने नागमणि छीनने की कोशिश की। ये नागमणि निकल क्यों नहीं रही है? ये स्वयं नागराज की दी हुई नागमणि है, ये इतनी आसानी से थोड़ी निकलेगी। माँ, लगता है ये जब तक जिंदा है तब तक इसके सर से ये नागमणि नहीं निकलेगी। तो फिर इसे अभी मार देते हैं। उर्मिला जैसे ही एक चाकू लेकर शिवन्या को मारने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही शिवन्या की आंख खुल गई और उसने उर्मिला को धक्का दे दिया। तुम लोग मुझे मारना चाहते थे? कुणाल, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। शिवन्या रोते हुए खिड़की से निकल गई। वो जंगल में पहुँच गई। धोखा खाकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने गलती कर दी, अब से मैं किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करूंगी। वो घर लौट गई और बेला नागिन से कहा, माँ आप मेरे लिए एक लड़का ढूंढिए, मैं शादी करना चाहती हूँ। बेला नागिन बहुत खुश हो गई, लेकिन शिवन्या को नहीं पता था कि कुणाल उसके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया है। कुणाल ने शिवन्या और शेषा को देख लिया। अच्छा, तो इसकी एक बहन भी है। ठीक है, शिवन्या ना सही, उसकी बहन से नागमणि तो जरूर लूंगा। उधर बेला नागिन ने अपनी दोनों बेटियों के लिए 2 अच्छे घर के इच्छाधारी नाग ढूंढ लिए और शादी का दिन भी फाइनल हो गया। शिवन्या कुणाल के बारे में भूल गई और वो अपनी नई जिंदगी में घुसने के लिए तैयार हो गई। शादी के दिन सुबह शेषा ने शिवन्या से कहा, बहन आज हमारी शादी है, चल नागराज को प्रणाम करके आते हैं। नहीं मुझे नहीं जाना, तू जा,
कह देना कि मैं शादी की तैयारी में बिजी हूँ। शिवन्या नहीं गई, इसीलिए शेषा अकेली चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके लिए कुणाल स्वयं मौत बनकर खड़ा है। शेषा एक पेड़ के नीचे पहुंची और तभी अचानक से उसके सिर पर एक डंडे से वार किया गया। आह! शेषा गिर गई और उसके बाद कुणाल और उर्मिला ने मिलकर उसे डंडे से मार मार कर मार डाला। बेटा, ये मर गई है, अब चल काम खत्म करते हैं। कुणाल ने शेषा के सर से नागमणि निकाल ली और वो दोनों वहाँ से भाग गए। वो दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि वो लोग अभी करोड़पति बनने की कगार पर हैं। और उस तरफ शाम तक जब शेषा घर नहीं लौटी तब सब लोग उसे ढूंढने में लग गए। शेषा बेटी, कहाँ है तू? शेषा! नागराज भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने शेषा को ढूंढ निकाला। शेषा को मरे पड़े हुए देखकर सब लोग रोने लगे। ये क्या हो गया मेरी बेटी, मेरी बेटी, बहन, आखिर क्यों तेरे साथ ऐसा हुआ? तभी शिवन्या ने देखा कि शेषा के माथे से वो नागमणि गायब है। उसे सब कुछ समझ आ गया। आज शेषा की अर्थी उठेगी और उसके साथ साथ शिवन्या की डोली भी उठेगी, नहीं तो शेषा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शिवन्या रोते हुए शादी के मंडप में बैठ गई। उसकी शादी हो गई, उसकी डोली उठी और उसके साथ ही शेषा की अर्थी भी उठी। दोनों को एक साथ जंगल से ले जाया गया। बहन, मेरी वजह से तू आज मेरे साथ नहीं है, मैं इसका बदला लूंगी बहन। तभी शेषा की आत्मा बाहर निकल आई और उसने कहा, चल बहन, दोनों एक साथ बदला लेते हैं। शिवन्या शेषा की आत्मा के साथ चली गई और वो दोनों कुणाल के घर पहुंच गए। वहाँ कुणाल और उर्मिला खुशियां मना रहे थे। एक नागिन की आत्मा को देखकर वो लोग डर गए। ये क्या, नागिन और नागिन की आत्मा? हाँ, हम दोनों बदला लेने आए हैं, अब ये लो। शेषा ने उर्मिला को और शिवन्या ने कुणाल को डस लिया। दोनों का देहांत हो गया। शेषा को इंसाफ मिल गया। शेषा की आत्मा ने अपनी नागमणि वापस ले ली और शर्मिला को दे दी। ये ले बहन, आज से ये भी तेरी, इसे संभाल कर रखना। शेषा की आत्मा गायब हो गई। शिवन्या ने रोते हुए अपनी बहन को विदा कर दिया और पूरी जिंदगी उसकी यादों में बिता दी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें